उसमें वोटर के अंतर एक था कि आप किसी एक रैली में खड़े हो जाते थे, किसी जनसभा में खड़े हो जाते थे और एक आदमी से अगर बात करें और सपोज वो मोदी के खिलाफ बात कर रहा है या बीजेपी के खिलाफ बात करता था तो चार लोग उसको हूट करने के लिए भी आते थे, तो उसको काउंटर करने वाले लोग आ जाते हैं, तो वो एक चीज थोड़ा सा बदली है। वो अब ये देख पा रहे हैं कि पहली बार मायावती का डेडिकेटेड वोट जो है वो टूट रहा है। टूटता तो पहले भी था जब मायावती कमजोर होकर लड़ती थी, लेकिन बीजेपी को सीधा फायदा होता था। डेफिनेटली उसका एक चंक जो है, हमने खुद देखा कि इस तरह से लोग खुल के वोकल होके बता रहे थे, वो जा रहा है। कई जगहों पे मैंने बातचीत की लोकल लोगों से और वहाँ के पत्रकारों से भी, और जो लोग हैं तो उनका ये कहना था कि अगर ये चूँकि बहुत सारा वोट कुछ ऐसा है गठबंधन में कि समाजवादी पार्टी की वजह से वो गठबंधन को नहीं मिल पाता है। कांग्रेस कहीं अगर अलग लड़ रही होती तो जितनी सीटों पर अभी इसको जितना अभी फ़ायदा हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। मैं इस वक्त बनारस में हूं और बनारस में मेरे साथ दो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही जो लगातार पत्रकार इस तरह से कि वो लगातार ग्राउंड में घूम करके और जायज़ा ले रहे हैं, चुनावी जायज़ा। मैं भी वही कर रहा हूं। तो आज बनारस में हम तीनों लोग जब मिले तो ये हुआ कि सबके अपने अपने अनुभव लिए जाएं कि क्या लग रहा है, किस तरह से दूसरे चुनाव से अलग है ये चुनाव या फिर उसी तरह से है। अब जो भी इनके अनुभव हैं इनसे बात करते हैं। पहले परिचय करा दें, मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं अतुल चौरसिया जी। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारे लोग आप जानते ही होंगे। हमारी दाहिनी तरफ हृदेश जोशी जी हैं, इनसे भी आप लोग परिचित होंगे, कई जगह इनकी रिपोर्ट्स और पढ़ते होंगे, आप इनको देखते होंगे। हाँ जी हाँ, आप अतुल जी से न्यूज़ लॉन्ड्री के आप एडिटर हैं अतुल जी। बहुत वरिष्ठ नहीं हूं मैं, दोनों लोग अनुभव में मुझसे ज्यादा हैं, तो दो के दोनों लोग हम उम्र में भी और अनुभव में भी मुझसे ज्यादा हैं। तो मेरा वरिष्ठता से मेरा संबंध ये नहीं था कि आपको, मतलब मैंने आपको सीनियर सिटीजन बना दिया है। अंग्रेजी में नहीं, आप सीनियर सिटीजन नहीं है, वरिष्ठ जो है हिंदी में है, पत्रकारिता में है, आप अपने अनुभव में। तो अतुल जी कहाँ कहाँ घूमे और आपको क्या लग रहा है? हमको तो बहुत कह लीजिए कि चुनावी जो होती नहीं गहमा गहमी, उस तरह की दिखाई नहीं दे रही है जब हम लोग फील्ड में घुस रहे हैं। सोशल मीडिया पे दिख रही है, टेलीविज़न पे दिख रही है। टेलीविज़न चैनल तो कम देखते हैं हम लोग, लेकिन सोशल मीडिया पे जितना दिख रहा है उतना बाहर नहीं दिख रहा है। आपने भी यही अनुभव किया है क्या? तो ये मुझे लगता है कि पिछले 15-20 सालों में एक चुनाव प्रचार का जो पूरा पैटर्न है वो बदल गया है। वो उसमें एक बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का है, सोशल मीडिया का है। तो वो जो पहले होता था कि पोस्टर लगाकर और लाउड स्पीकर लगाकर और घर घर जाकर, वो चीज़ मुझे लगता है बहुत सारे प्रत्याशियों के लिए आसान हो गया है। अब सबके अपने अपने छोटे छोटे आईटी सेल हैं, हर कैंडिडेट अपना एक आईटी टीम बना के रखता है जिसके ज़रिए खबरें पहुँचाना, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, फेसबुक और उन सब चीज़ों के ज़रिए अपने संदेश पहुँचाना आज बनिस्बत आसान है 15-20-30 साल पहले के मुकाबले। तो एक तो इस चीज़ ने चुनाव प्रचार का वो बदला है जिससे शायद थोड़ा सा कम दिखता है जब हम ग्राउंड पर निकलते हैं। और दूसरी चीज़ है, गर्मी बहुत है। इस हीट ने पूरा, मतलब एक तरह की हीट वेव चल रही है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में इस समय ये चलता ही रहता है। तो उसने भी एक बड़ा डिटरेंस का काम किया है लोगों के निकलने पर बाहर। आप ये देखें कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने 2 पालियों में चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव प्रचार से मेरा मतलब कन्विंसिंग कर रहे हैं। एक तो सुबह शुरू हो जाते हैं वो जल्दी 7 बजे 8 बजे के आसपास, और फिर वो 10-11 बजे तक आते आते बंद हो जाती है। फिर शाम को 3 बजे से 4 बजे के बाद शुरू होती है, 4 बजे 5 बजे से, और फिर वो रात 8-9 बजे तक चलती रहती है। तो गर्मी भी उसमें की भी एक बड़ी भूमिका है उसमें। दूसरा आपका जो सवाल था, जो दिख रहा है, मैं वो ये चुनाव 2014 और 2019 के नज़रिए के तुलना में अगर देखें तो ये कंफ्यूज चुनाव है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मतलब आप सीधा सीधा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। एक तरह की अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी जब मैं कह रहा हूँ तो ये अनसर्टेनिटी बीजेपी के पार्ट में ज़्यादा है। वो वेव नहीं है, कोई इमोटिव कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को से आप जैसे 2019-20 में एक जो बिहेवियर के उसमें वोटर के अंतर एक था कि आप किसी एक रैली में खड़े हो जाते थे, किसी जनसभा में खड़े हो जाते थे और एक आदमी से अगर बात करें और सपोज वो मोदी के खिलाफ बात कर रहा है या बीजेपी के खिलाफ बात करता था तो 4 लोग उसको हूट करने के लिए भी आते थे।
ने, तो वो वाली सपोर्ट। अब आज की स्थिति थोड़ी सी अंतर दिख रही है, जैसे मैंने कई जगहों देखा कि कोई बीजेपी को की बात कर रहा है कि अच्छा है और पिछले 10 सालों में अच्छा हुआ, तो उसको काउंटर करने वाले लोग आ जाते हैं, तो वो एक चीज़ थोड़ा सा बदली है। हाँ, मतलब कहने का ये है कि कहीं ना तो कहीं वेव दिख रही है, ना बहुत ज़्यादा कोई सरकार के प्रति नाराज़गी दिख रही है, लेकिन एक तबका ज़रूर है जो इस बार ये बात कर रहा है कि हाँ, बदलाव लोग चाह रहे हैं। ये 2014 और 2019 में, 14 में तो खैर बदलाव हुआ ही था, तब तो बड़े पैमाने पे लोग बदलाव चाह रहे थे, लेकिन 2019 की तुलना में देखें और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना में तो लोग बदलाव की चर्चा कर रहे हैं। हृदय जोशी जी कई जगहों पर पूर्वांचल में मेरे साथ भी रहे, हम दोनों लोग साथ रहे। आप ये बताइए कि कई लोग मिले ऐसे आपको भी और मुझे भी जो ये कह रहे हैं कि हाँ, लोग नाराज़ हैं, बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि वोट जो है फिर वो पड़ेगा बीजेपी को ही। देखिए इसमें क्या है लॉजिक, उसके पीछे सिंपल अर्थमेटिक ये है, अगर आप उठा के देखें तो पिछले 2019 के चुनाव में कोई 1.5 दर्जन राज्य थे जहां बीजेपी क्लियर कट 50% से ज़्यादा वोट परसेंट उसका था, वोट प्रतिशत था। इसका मतलब ये है कि अगर बीजेपी के विरोध में जितने भी लोग हैं वो एक साथ भी मिल जाते हैं तो उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंट ही आधे से ज़्यादा है। अगर 100 वोट पड़ रहे हैं तो 50 से ऊपर किसी एक पार्टी को जा रहे हैं तो बाकी गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाता। और कुछ जगहें ऐसी थी, जैसे अभी हम घूम के आए थे, और ऐसी बहुत सी सीटें हैं, जैसे इलाहाबाद की, फूलपुर की सीट, बनारस तो खैर प्रधानमंत्री का अपना लोकसभा क्षेत्र है ही, यहाँ 55% क्रॉस किया था। हिमाचल प्रदेश में जो वोट परसेंट है वो 60% से ऊपर था बीजेपी के लिए। तो ये एक वेव थी। जैसे मंडी वाली सीट जो अभी लड़ रहे हैं, उस वेट में जो हिमाचल की सीट है उसमें मुझे अगर ठीक से याद है 25% से भी कम वोट इसको मिला था, कांग्रेस पार्टी को, और 63-64% से ऊपर जो था बीजेपी का था। तो ऐसी स्थिति थी। अभी क्या हो रहा है कि हम ये नहीं बताने की स्थिति में है, क्योंकि कई जगह ट्रायंगुलर फाइट भी है कि वोट सीट किसको कितनी मिलेगी, राइट। लेकिन हम ये बताने की स्थिति में है कि बीजेपी का वोट परसेंट डेफिनेटली कम होने जा रहा है, और इस बार गठबंधन का वोट परसेंटेज जो है, जो नया गठबंधन बना है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, चाहे महाराष्ट्र में चाहे ले लीजिए या डाउन साउथ में आप ले लीजिए, गठबंधन बीजेपी ने भी बनाए हैं। तो ये जो गठबंधन विपक्ष वाला है उसमें बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज। वो कितना कन्वर्ट होगा वो बहुत कुछ, कितना बदलता है ये देखने वाली बात होगी कि सीटों पे असर पड़ता है कि नहीं। अतुल जी, ये जो उत्तर प्रदेश में स्थिति देख रहे हैं, पश्चिम से और अब पूरब तक आप भी आ चुके हैं और चुनाव भी आ चुका है, लगभग अब आखिरी ही फेज़ बचा हुआ है, तो ये इसी तरह की जो एक कह लीजिए कि दुविधा वाली स्थिति और जगहों पे भी है ऐसी ही, या फिर दूसरे राज्यों में कुछ अलग है क्या? कैसे आप इसको मेंशन करेंगे? करीब करीब ऐसा ही है हर जगह। जैसे मैं पश्चिम बंगाल में गया तो वहाँ पर भी मुझे मिक्स तरह के लोग मिले। जैसे एक कंस्टिट्यूंसी थी कृष्णा नगर की, जो कि महुआ मोइत्रा जहाँ से चुनाव लड़ रही, तो वहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा था कि महुआ मोइत्रा जीतने जा रही हैं। लेकिन उसी के बनिस्बत एक और कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पर हम लोग गए थे, हुगली जो लोकसभा सीट थी जहाँ से लॉकेट चैटर्जी बीजेपी की हैं, वहाँ पर जब हम गए तो रचना बनर्जी टीएमसी से, दोनों के दोनों एक तरह से सेलिब्रिटी हैं, तो वहाँ पर आप लोगों से बातचीत की जब हमने, स्टूडेंट से, और तो साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पर एक सेंटिमेंट बीजेपी के लिए है, और पिछला वाला जो दोहराव, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर होता हुआ नहीं दिख रहा था। बिहार में इस बार, पिछली बार देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले बिहार में ज़्यादा जो नुकसान बीजेपी को जहाँ हो सकता है वो बिहार है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि अलायंस को 8 सीट भी आ सकती है और 13 सीट भी है, 14 सीट भी आ सकती है। ये वहाँ पर वेरिएबल्स हैं जो बड़ा एक डैमेज है। बिहार की स्थिति इसलिए भी है कि बिहार में डायरेक्ट फाइट हो रही है, और मतलब 2 धड़ों में फाइट हो रही है, और जो मुझे जानकारी है उस हिसाब से बिहार में बीजेपी के लॉसेस के बनस्पत जेडीयू के लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, राइट। एक चीज़ और है, जब ये अलायंस, जब ये चुनाव शुरू हुआ था, यानी करीब 10 अप्रैल के आसपास जब तारीखों का ऐलान होने जा रहा था, तो हो गया था, तो उस वक्त हम ये बात समझ सकते हैं, 19 तारीख को पहला फेज़ की वोटिंग हुई थी, तो उस वक्त ममता बनर्जी को बंगाल में पता नहीं था कि ये चुनाव इस तरह से जाएगा। बहुत सारे लोगों को कांग्रेस वॉज कंसिडर्ड थोड़ा कमज़ोर जितनी अभी है,
तो उस वक्त उन्होंने गठबंधन में रहते हुए उनके साथ कोई गठबंधन नहीं किया, क्योंकि वो डायरेक्ट फाइट चाहती थी, जो अतुल बता रहे हैं। तो किसी सीट में साफ लग रहा है ये जा रहा है, किसी सीट में ये लग रहा है। आप कोई सीट में जाके वहाँ ये नहीं कह सकते यहाँ ट्रायंगुलर फाइट है, इक्का दुक्का सीटों को छोड़ो। कोई नहीं है दो नहीं। सीटें हैं, एक अधीर रंजन की सीट है, आधी, हाँ, दूसरी बहरामपुर और वाली है जो सीपीएम जीत सकती है, जहाँ से मोहम्मद सलीम अब बैठे हाँ, हैं। पर वो भी मतलब उसमें भी ज़्यादा चांसेस इस बात के लग रहे हैं कि वो पोलराइजेशन उन दोनों के बीच में ही होगा, राइट। तो ये उन्होंने कोशिश किया। जो चीज़ हम देख पा रहे हैं यूपी में वो ये है, पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है, और उसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा सीटों के परिप्रेक्ष्य में ये कहना मुश्किल है। वो हम ये देख पा रहे हैं कि पहली बार मायावती का डेडिकेटेड वोट जो है वो टूट रहा है। टूटता तो पहले भी था जब मायावती कमज़ोर होकर लड़ती थी, लेकिन बीजेपी को सीधा फायदा होता था। डेफिनेटली उसका एक चंक जो है, हमने खुद देखा कि इस तरह से लोग खुल के वोकल होके बता रहे थे, वो जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के लोगों से आप जब बात करते हैं तो वो खुद इसका क्रेडिट देते हैं कि ये राहुल गांधी की कंसिस्टेंट की वजह से हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि वो वोट जो आप ये कह रहे हैं कि वो वोट जा रहा है अलायंस की तरफ, डेडिकेटेड। तो वो इसमें इशू क्या, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव का मुद्दा था वो काम कर रहा है? बिल्कुल, बहुत बड़ा है उसमें एक मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव का है, दूसरा मुद्दा जो कल हमें मछली शहर में पता चला था, हम साथ में घूम रहे थे, और वो ये कि लोगों को ऐसा लगता है कि मायावती अगर कमज़ोर होकर हट रही है चुनाव मैदान से, जो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, खासतौर जब से उनके भांजे या भतीजे जो आशीष आनंद वो वाली घटना हुई, तब से उन्हें स्पष्ट हो गया। और विपक्ष ने इसको इनकैश करने के लिए इस चीज़ को फ्यूल भी किया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की सफाई बीजेपी बार बार दे रही है, वो उनकी और जो वो बात कह रहे हैं उनके बीच में लड़ाई चल रही है। उनको लगता है हमारी ओरिजिनल पार्टी कांग्रेस है, तो अगर लौटना है तो कांग्रेस में लौटेंगे। समीर आत्मज जी मुझे कह रहे थे, अगर उनका ऐसा अनुमान था, मुझे लगता है आप बताएं कि ये जो आपको ऐसा लग रहा था कि जो अगर कांग्रेस अलग लड़ी होती तो कई मायनों में कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि ये मुझे पहले बिल्कुल पहले फेज से ही कई सारे लोगों ने, जब कई जगहों पे मैंने बातचीत की लोकल लोगों से और वहाँ के पत्रकारों से भी, और जो लोग हैं, तो उनका ये कहना था कि अगर ये चूँकि बहुत सारा वोट कुछ ऐसा है गठबंधन में कि समाजवादी पार्टी की वजह से वो गठबंधन को नहीं मिल पाता है। कांग्रेस कहीं अगर अलग लड़ रही होती तो जितनी सीटों पर अभी इसको जितना अभी फ़ायदा हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा होता। उसकी वजह ये थी कि जो विपक्षी वोट है, भाजपा से नाराज़ वोट है, उसमें कई तबके ऐसे हैं इंक्लूडिंग माइनॉरिटी, वो एक तरफा कांग्रेस पार्टी की ओर जाते। लेकिन अभी क्या है, माइनॉरिटी जा रही है, कुछ और जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो कि इस बीजेपी सरकार से नाराज़ है। नाराज़गी के बावजूद वो हर सीट पर गठबंधन को वोट नहीं कर पा रहा है, वो अपना तौल करके कर रहा है, क्योंकि वो शायद समाजवादी पार्टी के साथ उसका नहीं जा पा रहा अतुल है। की 2+2 पॉलिटिक्स में नहीं होता 4। वो ये बात है कि अभी बात हम अभी कह रहे हैं, अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखो तो कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि मायावती उनके साथ आ जाएं, और अखिलेश कोशिश कर रहे थे कि ये गठबंधन इस तरह का बने। तो उस वक्त अखिलेश के पास तो कोई रास्ता ही नहीं था कांग्रेस को साथ लेने के अलावा, क्योंकि उनका मुस्लिम वोट बैंक कितना बड़ा है। लेकिन अचानक चीज़ें ऐसे बदली हैं, अगेन हम बार बार इसे अंडरलाइन कर रहे हैं कि सीटों के पक्ष में हम नहीं बता सकते, लेकिन वोट परसेंटेज डेफिनेटली, मैंने ये न्यूज़ लॉन्ड्री के कार्यक्रम चर्चा में भी कहा था, डेफिनेटली मायावती का वोट परसेंट 8 या 9% से ऊपर नहीं जा। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा हूँ, जो ये बात आपका जो ऑब्जर्वेशन था कि एक चीज़ अक्रॉस द उसमें दिखी मुझे कि दलितों में उस तरह से उतना विजिबल नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी में देखें, राहुल गांधी की जो के प्रति जो भरोसा है, वो उन्होंने अपनी एक बहुत कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी आप कहें कि डेवलप की है पिछले 5 सालों में, कंसिस्टेंट रहते हुए अपनी आइडियोलॉजी पे। एंटी बीजेपी का जो उनका स्टैंस है, वो एंटी आरएसएस का जो स्टैंस है, माइनॉरिटी में वो अगर आज की तारीख में भले ही एमओआई समीकरण के लिए सपा को कहा जाता है, वहाँ पर आरजेडी को कहा जाता है कि वो है दावेदार, लेकिन इन सब के ऊपर जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल फेस माइनॉरिटी मानती है वो राहुल गांधी हैं। और ये चीज़ यूपी में भी सच है, ये चीज़ मैंने बिहार में भी देखी, ये चीज़ बंगाल में भी है। और आप अगर देखें तो उस वजह से कोई भी राहुल गांधी को दरकिनार इन तीनों स्टेट की खास बात करें, क्योंकि मैं इन्हीं तीनों जगहों गया, तो कोई भी जो बड़ा क्षेत्र पे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे मतलब इनकी तो खैर बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही है आरजेडी और कांग्रेस की, या यहाँ पर वो कोई भी राहुल गांधी को उस तरह से दरकिनार नहीं कर रहा। और वहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि जो राहुल से मिल जा रहा है उसकी मुस्लिम वोटों के लिहाज से अपने आप लॉटरी लग जा रही है, यहाँ तक बात कही जा रही है। आखिर में मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये तो बात आपने राहुल गांधी कही, और शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टनर, चाहे 80 सीट ही लाए, चाहे 90 सीट ही लाए, चाहे 60 सीट लाए, लेकिन वो सबसे बड़ा, उससे ज़्यादा सीट तो कोई पार्टी लाएगी ऐसा है नहीं। तो लोगों को लगता है अगर संविधान बचाना है, अगर बीजेपी से लड़ना है जिन लोगों को, तो राहुल गांधी इज़ द फेस हु विल बी ड्राइविंग द पार्टी, हु विल अपोज बीजेपी।
और आखिर की बात ब्रांड मोदी की, ब्रांड मोदी में डिक्लाइन हुआ है, पर अभी भी ये हम कह सकते हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि जो सांसदों को रिपीट किया ओवर कॉन्फिडेंस में, कोई 40-45 सांसद, 48 सांसद शायद रिपीट किए गए हैं यूपी में, तो उनकी नाराज़गी को अगर कहीं पर कुछ ब्लंट करेगा तो वो मोदी का ब्रांड ही करेगा। लोग जहाँ जहाँ वो कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे दे देंगे, लेकिन लोकल नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। हमने एक बार कौन सी जगह थी, लोकनाथ, हाँ, वहाँ पर पूछा भी था कि अगर आप कहते हो कि मोदी जी के नाम पे पड़ेगा तो क्या वास्तव में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो लोग अभी थोड़ा चुप भी थे। तो ये है, लेकिन हाँ ये बात है कि अगर पर्सनल देखेंगे तो ये ईमानदारी कि मोदी का स्टिल देयर इज एज, थोड़ा सा मोदी को सभी हाँ, मतलब वो मध्यम ज़रूर पड़ा है, ऐसा नहीं कह सकते कि 2014 और 19 वाली स्थिति है, लेकिन अभी भी उसका क्रेज़ बरकरार है एक बड़े तबके में। एक और बात करना चाहूँगा जो मैंने ख़ास तौर पे नोटिस किया है और मैं उसको लगातार करता रहता हूँ, यूथ्स में और स्टूडेंट्स में, जो छात्र हैं ख़ास तौर से जो 18 से लेकर के और 25-30 साल के हैं, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में सरकार के प्रति नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। वो सारी चीज़ों से हट करके, जाति धर्म संप्रदाय समुदाय से हट करके मैंने जहाँ भी देखा, और ये वाली नाराज़गी है कि हम नाराज़ हैं और हम उनके खिलाफ वोट करेंगे। ये अभी तक 2022 में भी काफ़ी दिखा था, लेकिन उसके पहले तक उसी वर्ग में बहुत उत्साह दिखता था। वो जहाँ जाओ तो अगर 4 लोग बात कर रहे हैं तो उसमें 8-10 ऐसे नारे लगाने वाले मिल जाते थे। अब मैं कई जगहों पे घूमा हूँ, जहाँ बनारस भी है, यहाँ भी आज सुबह भी मैंने देखा, तो ये वर्ग जो है इस सरकार से काफ़ी नाराज़ है और मुझे लगता है कि वो सरकार के खिलाफ वोट करेगा, क्योंकि बहुत वोकल होकर के कर रहा है। इसमें मैं बस आपने जो बात कही है वही कमोबेश सेंटिमेंट है। हम अब पूरी, चूँकि एक सीरीज़ ही, यूनिवर्सिटी सीरीज़ ही करते हैं अपने इलेक्शन के दौरान जो पूरा, तो उसमें केवल यूथ से ही बात करते हैं ज़्यादातर से। मुझे जो समझ में आया, एक तो बिल्कुल ये बात सही है कि बेरोजगारी, एक रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है उनके लिए, और ये जो पेपर लीक्स है, और ये हर स्टेट में ये उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोई इस चीज़ को अभी तक इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ नहीं पाया, लेकिन वो उनको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है कि किसी का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, 1 साल बर्बाद हो जाता है, लड़कों का 2 साल बर्बाद हो, ये जो समय बर्बादी है वो इकोनॉमिकली बहुत अफेक्ट करता है कि भैया आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे थे, घर से बाहर रहकर, आप इलाहाबाद में लड़का रह रहा है, घर से 5,000, अब आप 1 साल एक्सटेंड हो जाएगा, 2 साल। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई आर्टिकुलेट तरीके से शोध है यार वो नहीं है, लेकिन ये इतना इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर एक कॉमन उसके थ्रेड के तौर पर दिखी, लेकिन ये वो है हिस्सा जो पढ़ लिख रहा है या जो एजुकेटेड है। यूथ का वो हिस्सा जिसके पास उस तरह का एजुकेशन नहीं है, जिसकी वो एस्पिरेशन नहीं है, सर्विस जिसकी, जॉब जिसकी एस्पिरेशन नहीं है, और कामों में लगा हुआ है, मतलब जो कहते हैं ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसके अंदर उसको अगर हम देखें, उस पर फोकस करें, तो उसमें मुझे लगता है कि अभी भी वो स्थिति उसी तरह की है। वो उसको है ना, वो कई तरह से निरपेक्ष भी है, और वो अभी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है। जो इन्फॉर्मेशन उसको मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए मिल रही, उस पर उसका असर दिखता है। तो ये है दोनों पत्रकार बंधुओं के साथ जो बातचीत, जो इन लोगों के अनुभव रहे, मेरे भी अपने अनुभव रहे, तो ये यही कहता है। अब हम लोग चुनाव के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, रिज़ल्ट जब आएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन जो माहौल दिखाई पड़ रहा है ज़मीन पर वो इसी तरह का है जिसकी हम लोगों ने चर्चा की।